हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के बारे में। तो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल के बारे में आप जानते होंगे, वो कौन थी? फ्रीडम फाइटर थी, है ना, एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थी। तो ये जो स्कॉलरशिप है 2003 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो 2003 में जब स्टार्ट किया गया था तो उस वक्त इसका नाम क्या था? मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप था। ठीक है, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप पहले क्या था? वो पहले था मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप था। वो बाद में चेंज हो गया इसका नाम, और अब उसका नाम क्या हो गया है? बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। अच्छा, ये स्कॉलरशिप किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्कॉलरशिप आपको मालूम होना चाहिए, ये माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो ये कौन सा है स्कॉलरशिप? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, जो सारे बच्चे जो माइनॉरिटीज से जो लड़कियां हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। ठीक है, तो किसको मिलता है? जो गर्ल्स है। और वो गर्ल्स किससे बिलोंग करती हैं? वो गर्ल्स नेशनल माइनॉरिटीज होना चाहिए। माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है आपको मालूम होगा? सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है ना, ये सब किस में आते हैं? बौद्धिस्ट वगैरह जो सबके सब किस में आते हैं? माइनॉरिटीज में आते हैं। तो इन सभी लोगों को इसको फायदा मिलना चाहिए। तो यही इसका जो है स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, इस स्कॉलरशिप को कैसे हासिल करना है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप पेरेंट्स हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है, इसको फॉर्म कैसे भरना है। तो इसकी बात याद रखिए, आपको इसको पूरा अप्लाई आपको क्या करना है? ऑनलाइन करना है। ठीक है, ये अप्लाई कहाँ किया जाता है? ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। जो इसका साइट है, साइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहता है। इसका साइट जो यहाँ पे आपको दिया है www.scholarship.gov.in, तो इस साइट पर जाके आपको क्या करना रहता है? अप्लाई करना रहता है। ठीक है, और किसके जरिए होता है? थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसके जरिए होता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप यहां से भरा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, इसमें कितने अमाउंट मिलते हैं इस बारे में जानते हैं। तो अमाउंट कितना मिलता है? अगर जो बच्चा है 9th और 10th का है तो उन लोगों को कितना मिलेगा? उनको देख सकते हो आप, 5,000 रुपये मिलते हैं, है ना। जो क्लास में 9th में और 10th में जो गर्ल्स पढ़ती हैं उनको कितना मिलेगा? आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर वो किसमें? क्लास 11th में है और क्लास 12th में। किसमें? क्लास 11th और 12th में, तब इसको कितना मिलेगा? तब आप देख सकते हो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6,000 रुपये मिलेंगे। कब? जब 11th और 12th में हो। और अगर क्लास 9 और 10th में हो तो कितना मिलेंगे? तो उनको आपको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पैसे कितने दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? ठीक है, तो मुस्लिम जो माइनॉरिटीज में आते हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज, ये जितने माइनॉरिटीज हैं इनके बीच में पैसे बंटते हैं। जो सरकार की तरफ से फंड जारी किया जाता है वो फंड किसको मिलते हैं? इन माइनॉरिटीज को मिलते हैं। ठीक है, अब किस कमीशन के तहत मिलता है? जो आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 1992 का, उस एक्ट के तहत ये जो माइनॉरिटीज में आते हैं इन लोगों को वो मिलते हैं पैसे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो ये जो सेंसस है 2011 के हिसाब से जो भी आबादी का बंटवारा हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन है, सिख की जैसे पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन की जैसे पॉपुलेशन है, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है, तो उसमें जो गर्ल्स हैं उनको उस हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं, वो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो क्या प्रोसीजर है कि आपको ये जो स्कॉलरशिप मिलता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर बच्चा 10वीं क्लास में तो देखा जाएगा कि उसका 9वीं क्लास के अंदर कितने मार्क्स थे। अगर बच्चा 12वीं क्लास का फॉर्म भर रहा है ना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो देखा जाएगा कि वो 11th क्लास के अंदर कितना मार्क्स हासिल किया है, उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट वाइज, कम्युनिटी वाइज कोटा। ठीक है, स्टेट और जो कोटा जो फिक्स होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फिक्स होता है। जैसे माइनॉरिटीज के अंदर अगर मुस्लिम ज्यादा है तो उनको ज्यादा कोटा मिलेगा, है ना। जो स्टेट के अंदर जहां पे क्रिश्चियन ज्यादा है तो उनको ज्यादा कोटा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी एरिया क्या है इसका? ओनली गर्ल्स को मिलता है, ये बात सबको मालूम होना चाहिए। सिर्फ किसको मिलता है? गर्ल्स को। वो भी किसमें से होना चाहिए? माइनॉरिटीज में से होना चाहिए। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, इनमें से शामिल होना चाहिए, तभी उनको मिलेगा। अगर हिंदू है तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो किसमें आते हैं? वो मेजॉरिटी में आते हैं। ठीक है, और किसको मिलता है? 9th to 12th, यानी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, और मार्क्स कितना होना चाहिए? 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए।
अगर आपके 9वीं क्लास में 50% से मार्क्स कम है तो आपको 10वीं में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आपका 8वीं क्लास में 50% से मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके परसेंटेज मार्क्स कितने होने चाहिए, वो आपके 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एनुअल इनकम, परिवार का जो एनुअल इनकम है वो परिवार का एनुअल इनकम आपको याद रखना है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लाख से कम होना चाहिए। यानी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर आपका ये लिखा होना चाहिए 50,000 होना चाहिए, 1 लाख रुपए होना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए, बट 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एनुअल इनकम क्या होना चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवाए हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनवाए तो बनवाना अगर जाकर तो 1 लाख से आपका इनकम सर्टिफिकेट कम रखना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है, आपका तहसीलदार के ऑफिस से, आपके जो शहर है या जो भी इलाका है वहां से आप अपने तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, उसके अंदर एक और पॉइंट है कि इसको बेनिफिट किसको मिलता है, ठीक है। अगर आपको इसमें शामिल करते हैं, अगर आपका स्कॉलरशिप इसमें मिल रहा है ना, बेगम हजरत महल में, तो आप दूसरे स्कॉलरशिप जो है प्री मैट्रिक के लिए या दूसरे स्कॉलरशिप है, जैसे ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप आता है, तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए देयर आर नो फीस चार्जेस, कोई भी फीस चार्ज नहीं लगता, फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, सिंगल पेनी नहीं लगता आपको। फिर जो फॉर्म है आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला, ये बात आपको याद रखना है। रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप, रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप में क्या है कि आपको हर साल, एक बार आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिए तो हर साल दोबारा भरने का है। यानी ऐसा नहीं कि आपने 9वीं का फॉर्म भर दिया, एक बार स्कॉलरशिप भर दिया तो इसका फायदा आपको अगले साल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर साल नया अप्लाई करने का है, फिर से अप्लाई करने का है। ये बात आपको याद रखना है कि हर साल आपको क्या करना है, फिर से अप्लाई करना है, फ्रेश अप्लाई करने का है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आप जब स्कॉलरशिप का जो साइट दिया हुआ है ना नेशनल पोर्टल का, जब उस पर जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तो आपको क्या करना, अगर आप नए हैं, है ना, तो नए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप लिंक को ओपन करेंगे वहां पे इस तरह से आप जाओ, पोर्टल पे जाओगे, है ना, नेशनल स्कॉलरशिप के, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अंदर जो भी स्टार वाले पार्ट है वो पार्ट को आपको पूरा कंपलसरी भरना है, पूरा फिल करना है। फुल करने के बाद फिर आप जब आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद लास्ट में पॉइंट आएगा, ये बात आपको याद रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स का पार्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट के अंदर जैसे बोनाफाइड स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, ये पार्ट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, है ना, और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एकेडमिक मार्कशीट, ये सब अपलोड कम आएगा। बट ये किनको अपलोड करना है, ये आएगा मगर आपको अपलोड नहीं करना है। ये अपलोड किसको करना रहता है, जिनको कितना मिलता है, 50,000 से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जिनको स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा मिलता है उनको भरना रहता है, उनको अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो बेगम हजरत महल वाले जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं अपलोड करना है, ठीक है। तो इसके आगे सीधा आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है और आगे कंटिन्यू करना है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसके बाद एक और चीज़ याद रखना है, आप जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसका एक पेपर, इसका जो आप क्या करने का, फॉर्म का एक जेरॉक्स निकाल लेने का है। उस जेरॉक्स के साथ आपको क्या करने का है, आधार कार्ड का जेरॉक्स, बैंक पासबुक का जेरॉक्स, लास्ट ईयर मार्कशीट का जो जेरॉक्स है वो लेने का है, इनकम सर्टिफिकेट का जेरॉक्स और बोनाफाइड फॉर्म जो है ना, यहाँ से आप बोनाफाइड फॉर्म जो निकालेंगे, देखो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बोनाफाइड फॉर्म। तो डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म लेकर उसको फिल करने के बाद ये सभी चीज़ें ले जाके आपको क्या करने का है, आपके स्कूल के अंदर, है ना, सबमिट करना। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको एक, है ना, एक कॉपी सभी का सबमिट करना है, ठीक है। सभी को समझा किस तरह से फॉर्म भरने का बेगम हजरत महल का। ये स्कॉलरशिप हर साल आता है तो आपको हर साल याद रखने का है कि इसको फॉर्म भरने का, इसका फ़ायदा उठाने का है। इसमें याद रखिए आप दूसरे स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है उसके बनिस्बत, उसके कंपेयर टू इसमें ज़्यादातर पैसे आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको छोड़िए मत और सभी को बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले और इसका फ़ायदा हासिल कर सके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ना फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। बाकी अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उसका फ़ायदा वो लोग हासिल कर सकें।